हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारा जो है 8th क्लास है और हम चैप्टर आपका नंबर देख रहे थे 6, उसी में हम बात कर रहे थे बुनकर लोहार फैक्ट्री के मालिक तक। तो एक हमने वो दौर देखा कि कैसे भारतीय जो हमारा कपड़ा था उसकी विश्व बाजार था में उसकी मांग थी, कैसे वो मांग घटी, कैसे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और कैसे उस औद्योगिक की क्रांति से भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो कैसे प्रभावित हुए और उन्हीं के प्रभावित होने से भारत में कैसे जो बुनकर थे, कैसे वो आपके बुनकर खत्म हो गए, खत्म इन द सेंस कि उनकी आर्थिक क्रियाकलाप बिल्कुल समाप्त हो गई और कैसे उन्होंने एक बहुत लंबा फ्रेज जो है अपनी गरीबी, बदहाली और आजीविका ना प्राप्त होने के आसार में जिया। ये सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा था और साथ में हमने देखा कि यूरोपियन जो मार्केट थी उसमें रॉ मटेरियल भारत से ले जाया जा रहा था और उसी रॉ मटेरियल को आपके तैयार कर कर अच्छा साफ-सुथरा और गुड फिनिशिंग वाले कपड़े को तैयार कर कर सस्ते दामों पर यूरोप के बाज़ार में तैयार होकर भारत में बेचा जा रहा था। इससे भारतीय कपड़े की माँग की जो थी वो खत्म हो गई और जबकि यूरोपियन कपड़े की माँग बढ़ी। इस तरह से मांग बढ़ने से भारतीय उद्योग बिल्कुल जो था उनका पतन हो गया, नए ऑर्डर मिलने बंद हो गए, लोगों के पास काम नहीं रहा, लोग बेरोजगार हो गए। यही कामगार लोग क्या बन गए? बागानों में काम करने वाले आपके मजदूर बन गए। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बागान के लोग कैसे उसमें एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये क्या बन गए? बाजार में काम करने वाले। इसी तरह से उनकी आजीविका कैसी हुई? बहुत बड़ी मात्रा में आपका आपका प्रभावित हुई। लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अंग्रेजों को राजस्व प्राप्त होने से अब वो उनको चांदी नहीं खरीदनी पड़ती थी। अब वो भारतीय पैसे से ही क्या करते थे? पूरा ट्रेड जो था वो सारा किया करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है अपने इस लेक्चर के अंतर्गत कल तक हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, तो इतना हम लोग अपना इस लेक्चर के अंतर्गत का पढ़ चुके थे, देख चुके थे और अभी तो बहुत कुछ मसलन इसमें आगे पढ़ना बाकी है। आइए पढ़ते हैं। बाकी जितना भी ये वाला जो पैराग्राफ है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अखबार का प्रकाशन वगैरह हम इसको एडिशनल रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन चैप्टर है वही हमारी प्राथमिकता बनी रहे। कह रहे हैं लेकिन असली दुर्दन तो भी आने वाले थे 1830 के दशक तक। भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे। दरअसल 1880 के दशक की स्थिति हो गई थी, किंतु भारत में लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसको दो तिहाई कपड़ा बनता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूती वालों की जो हालत थी वो खराब थी। लाखों लोग, ग्रामीण महिलाएं, सूती कामगार अपने आजीविका चला रहे थे और वे बेरोजगार हो गए थे। लेकिन भारत में हथकरघाओं के आने वाली आपकी बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं थी। इसी वजह से कपड़ों की कुछ आपके मशीनें भी नहीं बननी थी। भला जटिल और मन भावक वहाँ किनारी वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन से कैसे आपके बन सकते? अब कह रहे हैं कुछ चीजें तो ऐसी थी जो आज भी मशीन पर डिपेंडेंट थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो आपका ट्रेडिशनल है वो आज भी आपका मशीन से नहीं बनता था। वो आपका जो हमारा अपना ट्रेडिशनल है उसी तौर तरीके के साथ, उसी साजो सज्जा के साथ वो सारी चीजें क्या होती थी, वो आपकी तैयार होती थी और उन्हीं से वो सारी चीजें हमको मिलती भी थी। क्लियर है? अब देखिए हुआ क्या था बेसिकली इसके अंतर्गत। कह रहे कि इन कपड़ों की ना केवल रसोई के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में काफी मांग थी। इन कपड़ों की मांग कहाँ थी? जो आपका मिडिल फैमिली थी वो बड़ा इसका डिमांड करती। और ना ही ब्रिटेन में तो कपड़ा मिल आपका बेहद मोटा कपड़ा पहनते थे बल्कि भारतीय गरीब पहनते थे। ठीक है? अपनी पश्चिमी भारत में स्थित 16 और दक्षिण भारत में स्थित मुद्रा का नाम जुकर सुना होगा। पश्चिमी भारत में कौन सी? 16 और दक्षिण भारत में मुद्रा का नाम सुना। ये शहर 19वीं शताब्दी में आखिर में बुनकर का नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए।
कि 19वीं सदी में अगर कोई केंद्र सामने बनकर आ रहा था, जो आपका इस तरह की आपके कपड़ा वहाँ संबंधित था, तो 19वीं सदी में आपके महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया, यदि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ में सूती काते और हाथ में बुने कपड़े को पहनेंगे, तो इससे राष्ट्र इस तरह से राष्ट्रवादी यानी कि खादी राष्ट्रवादी का प्रतीक बनती चलेगी। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, लोगों से आह्वान किया कि वो आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, यानी कि जो कपड़ा विदेश से आ रहा आप उसको ना पहने, बल्कि जो हम लोगों ने हाथ से काते हैं, जो हम लोगों ने आपका चरखे से बनाए जो आपके कपड़े हैं, आप उनको पहने। क्लियर है। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच आपके ये पट्टी की जगह दी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस झंडे में भी क्या करा गया, 1931 में महात्मा गांधी का जो आपका चरखा था उसको क्या मिल गई, आपकी जगह मिल गई। आइए देखते हैं कि आजीविका के साधन गांव गांव चुके थे, जो भी साधन थे वो हमने गवा दिए थे। बुनकर और सूती काटने वालों का क्या हुआ, इसमें से बहुत सारे तो खेतीहार मजदूर बन गए थे, कुछ काम की आपकी तलाश में चारों की तरफ आपके चले गए थे और बहुत कम से देश के बाहर अफ्रीका और अमेरिका बागानों में काम करने चले गए थे। इनमें से कुछ हस्तकरघा बुनकर आपके मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर में खुले कारखाने में भी आपकी नौकरी मिल गई थी। यानी कि लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग नौकरी की तलाश में वो आपका भटक रहे थे। लोग कहाँ चले गए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। अब जिन लोगों का, जो लोग बंगाल में, सूरत में, पत्तनम में जो आपका ट्रेडिशनल आपका इस तरह का काम करते थे, अब उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो आपका क्या हुआ, यहाँ से चले गए। ठीक। अब चले जाने से क्या हुआ है, नई चीजों का जो डिमांड विकसित था, जो बचा हमारे सामने है। चलिए अब पढ़ेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय भारत में कैसे हुआ। चलिए कौन स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, खड़ा होकर कौन बच्चा पढ़े, माइक ले लें आप, जयपुर कोलसो। हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, नेहा। ठीक है स्नेहा, बेटा पढ़ना शुरू करो। की कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली कपड़ा मुंबई में स्थित हुई। यह कताई में और चीन को होने पास के याद के मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। मुंबई पश्चिमी भारत की खाली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी जहाँ कपास की खेती की। जब वहाँ कपड़ा मिलों तो उन कच्चा माल तक आते आते कपड़ा मिलें चालू में से बहुत सारी पारसी और गुजराती खोली थी, के जरिए काफी पैसा का। पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को चीन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज्यादातर देशों में सरकारों सारे आयातित वस्तुओं पर लगाकर अपने देश और संबंधित देशों के नवजात उद्योगों को सुरक्षा था, परंतु भारतीय सरकारों ने लोगों को आमतौर पर इस तरह की सुविधा नहीं। आजा भारत में औद्योगिक। जयपुर कोलसो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे बच्चों। बैठ जाइए प्यारे बच्चों, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये वाला चित्र देखिए, ये मशीन है और इसमें महिलाएं कुछ काम कर रही हैं और इस तरीके से आप इसको देखिए, फिर मैं बताऊंगा ये किस तरीके इसका है। देख रहे हैं आप इसको, क्लियर हुआ? बहुत सारी महिलाएं हैं, मशीन के ऊपर बैठी हैं। पहले क्या था, हमारे यहाँ जो भी आपका कपड़ा हम लोग काटते थे, तो कपड़ा काटने का कार्य किससे होता था मेरे प्यारे बच्चों? हमारे यहाँ कपड़ा काटने का जो कार्य था मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग आपका चरखे के माध्यम से किया करते थे। किससे करते थे? जो आपका चरखा है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक मशीनें आने लगी, तो पहले आपका जो भी कपड़ा बनता था वो आपका मानव श्रम पर, यानी कि लोगों पर बड़ा आपका डिपेंड करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इसमें मशीनें काम करने लगी, तो श्रम, मानव श्रम कैसा हो गया, हल्का हो गया। अब कह रहे हैं, देखिए इसमें इसमें यह आपका चित्र दिखाया गया है, एक कपास के कारखाने में मजदूरी करती महिलाएं
सन 1900 का चित्र है, राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष। तो बुनकर कौन थे? आपके पुरुष। और कताई में कौन होती थी? महिला। कताई मिल अलग होती है और जो कपड़ा मिल है वो अलग। कताई मतलब होता है जब आपका कपास से धागा बनता है, वो कताई मिल है। बुनकर मतलब जब आपके कपड़े को कोई आपका डिजाइन या किसी माध्यम के आपके रूप में बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं कि पहली सूती कपड़ा मिल कब लगी? मुंबई में। कब लगी है बच्चों? 1854 में। तो भारत में पहली कपड़ा सूती मिल कब आ गई? 1854 में। और कहां पर? मुंबई में। यह क्या थी? कताई मिल थी, यानी कि इसमें धागे को, मतलब जो आपकी कपास थी उसको काटकर धागे के रूप में बनाते थे। क्लियर है? और कह रहे 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास का निर्यात बम्बई एक उदाहरण बंदरगाह था। यानी कि जितना भी ट्रेड होता था वो कहां से होता था? आपका बम्बई पोर्ट से होता था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाला एक आपका विशाल आपके पट्टी के निकट था, जहां कपास की खेती की जाती थी। जहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, वहां पर आपका कच्चा माल आसानी से आपका मिलता था। ठीक है? 1900 के आते आते बम्बई में कपड़ा मिल चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसाय ने खोल दी थी, जो चीन के साथ व्यापार करने से आपका पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे देशों में भी ऐसे कई कारखाने खुले। अहमदाबाद का पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत में कारखाने का एक बड़ा कारखाना खुला। यानी कि सबसे पहले कब खुला आपका? ध्यान रखना, अहमदाबाद में पहला कारखाना खुला था 1861 में। और अगले साल कहाँ खुल गया? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब वर्तमान का यूपी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत। अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो हाईलाइट कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत, पुराना मतलब। और यहाँ का एक शहर है कानपुर, जो आज भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर कारखाना खुला। सूती कपड़ा मिलें संख्या के कारण, बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे सूती मिल बढ़ने लगी, दोबारा से बढ़ रही हैं। क्लियर है? तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मांग भी बढ़ेगी। कैसे? काश्तकार जो उसमें काम करते हैं, दस्तकार जो उसमें कुछ आपका डिजाइन वगैरह बनाते हैं, खेतीहार जो उसमें खेतों में काम करते हैं, वो भी अब आपका शहरों की तरफ आपके जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों में बहुत सारी समस्या जूझनी पड़ी। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इसमें लोगों को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ा। अब ब्रिटेन से कपड़ा कैसा आ रहा है? सस्ता कपड़ा आ रहा है। अब सस्ते कपड़े से कंपटीशन करना है किसके? भारतीय कपड़ों को। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय कपड़ा महंगा है, तुलनात्मक रूप से किससे? ब्रिटेन से। ठीक? तो अब यहाँ क्या करना है उनको? इस चीज से आपके जो कंपटीशन है वो उनका यहाँ इसमें होगा। अब जब कंपटीशन होगा तो आपकी चीजें बहुत अलग हो जाएंगी थोड़ा सा। ठीक? आप ये देखेगा कि वो टिक पाएगा या कंपटीशन में नहीं टिक पाएगा, ये अपने आप में देखना और ये अपने आप में मेंटेन रहना थोड़ा सा अपने आप में बड़ी बात थी। चलिए आगे बढ़े। अब कंपटीशन था तो कह रहे हैं देश के नवजात यानी कि जो शुरुआती दौर के उद्योग थे उनको संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर से इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी। नवजात का मतलब होता है बच्चा, यानी कि जब शुरुआती दौर में होता है तो कहते हैं नवजात, यानी कि। और उस समय ब्रिटेन को ये सब चीज देनी थी उपनिवेश को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समय दिखाई दिया कि ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मांग काफी कम हो गई थी, क्योंकि अब ब्रिटेन कहाँ उलझ गया? युद्ध में। अब वो अपना कपड़ा नहीं बना रहा था बल्कि अपने लिए हथियार बना रहा था, और इस तरह से हथियार बनाने के चक्कर में अब क्या करना पड़ा उसको? अपना ये सारी चीजें जो थी आपकी बेचनी पड़ी। यानी कि अब डिमांड किसके ऊपर जा रही है? वापस से आपका कपड़े की तरफ। और ये डिमांड कहां से पूरी होगी? तो ये डिमांड वापस भारतीय जो बाजार हैं उन्हीं बाजारों से ये लोगों को वो आपका पूरा करेंगे। अब देखिए क्या स्थिति है आगे कि अब क्या हुआ? सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कपड़ों के लिए उत्पादन की भी मांग बढ़ने लगी। अब वापस से उनको कहाँ आना पड़ेगा? जो भारतीय कपड़े हैं उन्हीं पर यहाँ पर इनको आना पड़ेगा और भारतीय कपड़े पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर इन्होंने पहले इस तरह से मिलों को संरक्षण दिया होता तो शायद इतने लोग आपका बेघर
बेमजदूर और आपके लाचार ना हुए होते। चलिए, तो इतना हो गया। अब पढ़ते हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील क्या होती है। चलिए, कौन बच्चा खड़ा होगा? जयपुर कोलसो, आप ही पढ़ें, कोई बच्चा माइक ले, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए बेटा, पढ़ना शुरू करें। टीपू सुल्तान की तलवार और वुडन स्टॉल। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान से एक मशहूर किस्से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्राहकों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी बहुत दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुडस नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुडस स्टील की तलवारों बहुत पैनी और लहरेदार होती थी, बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1802 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रज्वलन भट्टियों के वुडन स्टील किस तरह बनाया जाता है। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयल के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी करते हुए उगाकर बात की तैयार कर दी जाती थे, जिनका न केवल भारत पब्लिक पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द रुकन यानी ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुडन स्टील ने यूरोपियन वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था और बिजली और विकार करने स्टील की का 4 साल तक अध्ययन किया। इतनी प्रचलित के मध्य तक आते आते पूरी हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि पर अंग्रेजों की साथ जहाँ का और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए और इस्पात पर का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले किया। और बच्चा माइक ले कोई, आपकी गांवों तबीयत की थोड़ा खराब लग रही है मेरे को। और कोई बच्चा माइक ले, मुझे लग रहा है बेटा आपका गला खराब। कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रही, कोई और बच्चा पढ़े। आप बैठ जाएं। शाबाश। रिजिड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि, खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेके जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टियों और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिला धोकनी चाहती थी। वह कोयले को लगाकर ढकाने के लिए हवा के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां बढ़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लड़की कहाँ से मिलती और लोग अवश्य भी वह कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वह अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा
कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वह आजीविका के दूसरे स्थान ढूंढने लगे। क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे। आय गिरी जाती थी। 20वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयन भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्तेमाल बनाने वाले कारगिलों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। लोहा कारखाना का उदय साल 1904 की बात है। अप्रैल में के महीने भूवैज्ञानिक और जमीन टाटा के सबसे बड़े और आबजी में लोह अयस्क तारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वह भारत में आधुनिक लोहे एवं इस्पात बनाने के लिए अच्छे लोहे तारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोह एवं कारखाना लगाने के पति का बड़ा सा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली लोग तारों का पता लगा दिखाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक खाने के बाद वेल्ड और जोरावजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पुरुष टोकरियों में भरकर लोहे अयस्क ले जा रहे थे। ये नागरिका समुदाय के लोग थे। जब उन्होंने पूछा गया कि वे ऐसे कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित पहाड़ी की तरह उंगली आदि वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें किस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। झाड़ पहाड़ियों दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक ही थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के आसपास कहीं पानी नहीं। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। आगरिया समुदाय के लोगों ने ही लोहे अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील यंत्रों को अयस्क आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद भूमध्य रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थापना पर लोह अयस्क भंडारों के निकट पानी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। सदी में भारत यहाँ तक ही पढ़ लें बस आप। आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरी जहां भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही थे कि भारत में भी श्रेष्ठ स्टाफ का निर्माण संभव है।
ठीक है, जब बैठ जाइए तक आप। धन्यवाद। बस, बैठ जाइए आप। देखिए, बच्चों ने स्टील से जुड़े संबंधित जो इतिहास है, कैसे शुरू हुआ, कारखाने कैसे बने, कानून क्या थे, कैसे मध्य भारत में पगन का काम शुरू होता था। आज भी पहाड़ों में कुछ ऐसी भट्टियाँ हैं, जो लोहार हैं, जो भट्टी को घुमाते रहते हैं, फूँकती रहती हैं औरतें और इस तरह का काम करते हैं। और ये भट्टियाँ आपकी बनी हुई आपको दिखेंगी। आज के समय में शायद इतनी मात्रा में नहीं है, ये लुप्त हो चुकी हैं। क्लियर है? लेकिन हम इनको अभी आज चूँकि समय समाप्त हो रहा है, कल हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसके विश्लेषण को अच्छे से पढ़ें। तो फिलहाल तो आज इसका समय समाप्त है, तो कल हम इसका विश्लेषण करेंगे और शेष बचे हुए चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आप लोग चैप्टर को पढ़ें, घर जाकर रिवीजन करें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें यूनिक मिलेंगी और उनको आप नोट करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।